की शुरुआत एक जादुई टावर को रात में दिखाकर होती है। ऊपरी मंजिलों में से एक पर अभी भी लाइट्स जल रही हैं और हमें एक आदमी की चीखें सुनाई देती हैं। कमरे में चारों ओर जंजीरें दिखाई देती हैं। कोई उससे कहता है कि खुद को संभालो, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। और वो उन पर बेहोश नहीं हो सकता। हमें एक और आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो फिर से स्टिमुलेंट डाल रहा है, जिससे पहले से भी ज्यादा जोरदार चीख निकलती है। जैसे ही हम खून को उड़ते हुए देखते हैं, ये कहते हैं कि कुल समय 461 सेकंड था। और ऐसा लगता है कि इस बार की दवा से ये थोड़ा ज्यादा चला। जिस तरह के स्पष्ट परिणाम उन्होंने हासिल किए हैं, उससे लगता है कि एक प्रतिभाशाली परीक्षण सब्जेक्ट वाकई अलग होता है। हम उनके परीक्षण सब्जेक्ट को खून से लखपत देखते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि वो बोहेमियन जादू टावर के अंदर है, वहां एक पूरा समूह उस पर रिसर्च कर रहा होता है। पता चलता है कि 46 वास्तव में 72वें जादुई शक्ति सर्किट स्टिमुलेंट का समय था। वे उस आदमी के शरीर पर स्टिमुलेंट के प्रभावों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। जो आदमी, मुझे लगता है कि वो टावर का मास्टर है, कहता है कि उन्हें एक मेमोरी बढ़ाने वाला स्टिमुलेंट भी डालना चाहिए। और वो परीक्षण सब्जेक्ट की ओर घूरता है, जबकि हमें पता चलता है कि ये वास्तव में साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली टावर है। वो आदमी हमें बताता है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई जिसके बारे में कहा गया था कि वो एक प्रतिभाशाली दिमाग का मालिक है, आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो जवाब बहुत आसान है। उसने अपनी क्षमता से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश की। जादू टावर उन्हें आदेश देता है कि वे स्टिमुलेंट को जबरदस्ती सक्रिय करें। जैसे ही वो खून थूकना शुरू करता है, उसकी आंखें बेहद तनाव में दिखाई देती हैं। वो अपने सीने में तीव्र दर्द महसूस करता है और पहले से भी जोर से चिल्लाता है। वो उनसे इसे रोकने की भीख मांगता है। जंजीरें खनकती हैं जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और उनसे बार बार कहता है कि इसे बंद करें। मास्टर कहता है कि वो बहुत शोर मचा रहा है और सबको आदेश देता है कि जब प्रयोग खत्म हो जाए तब रिपोर्ट करें। वे कहते हैं समझ गया, और वो चला जाता है। जबकि वो आदमी बस सोचता है कि वो उस जगह पर क्यों मर रहा है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही उसका खून जमीन पर बने जादुई चक्र में भरने लगता है, उसे फिर से कहा जाता है कि खुद को संभालो, और वे उसे उसके बालों से पकड़कर खींचना शुरू करते हैं। फिर वो नीचे देखता है और प्रयोग से बची एक चींटी को देखता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें इसे ठीक से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वे इतनी साधारण चीज का भी ध्यान नहीं रख पा रहे, और उसका नाम वेलर है। वो चींटी को कुचल देता है और सबको बेकार कहता है, और कहता है कि यह आदमी भी मूल रूप से एक कीट जैसा ही है, क्योंकि इसमें एक बूंद भी मैजिक शक्ति नहीं है कि वो एक भी जंजीर तोड़ सके। इसीलिए इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। लेकिन ये उनके लिए एक अच्छी बात है। आखिरकार इसी की वजह से अब उनके पास एक रैंक एस का परीक्षण विषय है जिससे वे खेल सकते हैं। हमें पता चलता है कि वो वास्तव में एक दोस्त के साथ मैजिक टावर में दाखिल हुआ था, लेकिन उसका दोस्त विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्पॉन्सर हो गया, और लोग उसके दोस्त रॉलेलैन पर तरस खाते हैं कि उसके जैसे किसी को उसने अपना दोस्त बना लिया। उसे इतनी बेकार प्रतिभा होने के लिए मजाक का पात्र बनाया जाता है। और जैसे ही वेर्दन उस कुचली हुई चींटी की लाश को घूरता है और उसका टूटा शरीर देखता है, वो कहता है कि अब उसे समझ में आ गया है, और वो अपने दांत पीसता है। वो कहता है कि जो कुछ भी इस समय हो रहा है वो सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बस कमजोर है। वो बड़बड़ाने लगता है और वेलर उससे कहता है कि जोर से बोल। फिर वेर्डन चिल्लाता है, उन सबको चुप हो जाने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं। ये सब 15 साल पहले शुरू हुआ था। वो एक अनाथालय में पला बढ़ा क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, और वो सिर्फ एक अद्भुत मैजिक यूजर बनना चाहता था। आखिर में उसने एक साधारण मजदूर के रूप में मैजिक टावर में प्रवेश किया ताकि वो मैजिक सीख सके। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, वो कभी मैजिक यूजर नहीं बन सका, क्योंकि उसकी ग्रोथ की सीमा रैंक 1 पर सेट थी। ये वही मैजिक अनुकूलता परीक्षण था जो उसने 7 साल की उम्र में दिया था। इसका सीधा मतलब था कि वो कभी मैजिक यूजर नहीं बन सकता, क्योंकि वो पूरी तरह से अयोग्य था। ये मूल रूप से उसके लिए मौत की सजा थी, जिसका एकमात्र सपना मैजिक यूजर बनना था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका केवल एक ही सपना था, एक मैजिक यूजर बनना। उसने चुपके से उन सभी स्पेल बुक्स को पढ़ा जो कमरों में पड़ी होती थी,
जब वो मैजिक टावर में मजदूरी करता था। उसने टावर की लाइब्रेरी में पाए जाने वाले कई पुस्तकों का सार लुकाट ही एकमात्र शोध करता था जिससे वो करीब था, और वो उसके द्वारा बहुत समय बाद पहचाना गया था। और उसे लगा कि शायद वो टावर में तब तक रह सकेगा जब तक कि वो उस थीसिस को अपने नाम से पेश नहीं कर देता। जब उसे सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो सीधे बालमोंट के पास गया उससे गुजारिश करने कि वो उस पर विश्वास करे, क्योंकि वो शोध पत्र उसका था और ये ठीक एक दिन पहले गायब हो गया था, जिस दिन उसे उसे प्रस्तुत करना था, और लुआर्ड ने उसे अपने नाम से सबमिट कर दिया। बालमोंट पूछता है कि क्या वो सच में कह रहा है कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस थ्योरी का लेखक वही है। वरदान को सच में लगा था कि मैजिक टावर का मास्टर बालमोंड ये सब नहीं सहन करेगा। उसने कहा कि वो इस शोध पत्र के बारे में सब कुछ समझा देगा अगर उसे खुद को साबित करना पड़े। बालमोंड कहता है कि वो वाकई चौंकाने वाला है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामान्य शोधकर्ताओं के बीच ऐसा कोई टैलेंट भी है। जब वो उसके सामने खड़ा था, तो बालमोंड ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और ये वो पल था जिसे वरदान ने बाद में बहुत पछताया। बालमोंड ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा कि 2 दिन बाद रात को उसकी लैब में आना। और वरदान कहता है, काश तब मैं भाग गया होता तो मुझे घटिया जिंदगी नहीं जीनी पड़ती और मैं आजाद होता। फिर हम देखते हैं कि वे उसे एक सेल में फेंक देते हैं, और ये वही तरीका था जिससे उसे जबरन लैब में कैद कर लिया गया, और ये कई सालों से चल रहा है। वेलर कहता है कि उसमें हमेशा से बेमतलब की बगावत भरी रही है, और कल वे प्रयोग की तीव्रता और बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वरदान कहता है कि वो दिन में मजदूर बन गया और रात में परीक्षण विषय, और उसे कहा गया कि वो एक म्याजिक सर्कल बनाए और अपने शोध पत्र की थ्योरी को सिद्ध करे। वे उसकी नसों में ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हैं और खुद ही प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, ताकि एक नया पोषण विकसित कर सके और उसके प्रभाव को सिद्ध कर सके। मियाजिक टावर को जबरदस्ती अपना जीवन दान कर रहा है। भले ही वो दूसरों को बताने की कोशिश करे, कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बदले में उसे केवल धमकियां मिली टावर मास्टर से कि वो उन लोगों को मार डालेगा जिन्हें वो प्यार करता है। जब वो उस गंदी कोठरी में अकेला पड़ा होता है तो वो कहता है कि वो चाहता है कि ये सब कुछ बस खत्म हो जाए, पूरी तरह से टूटा हुआ दिखते हुए। वो कहता है कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। उसे अपने बचपन के सपने आने लगते हैं, जब वो अपने दो उसके पीछे भागता था। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो ये सपना क्यों देख रहा है। जैसे ही वो अपने बचपन में आगे बढ़ रहा होता है, उसे याद आता है जब उसने पहली बार मैजिक टावर में मजदूरी का काम शुरू किया था। रोलियन ने उससे कहा था कि वे उसके साथ एक महान मैजिक यूजर बनना चाहता है, और उसने वादा लिया था कि वे दोनों कड़ी मेहनत करेंगे। उस दिन उन्होंने एक वादा किया था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो पूरा नहीं हो पाया। काश उसकी ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ी सी भी अधिक होती तो शायद सब कुछ अलग होता, और वो वही जिंदगी जी पाता जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही वो सेल की सलाखों की ओर हाथ बढ़ाता है, उसे एहसास होता है कि उसके सारे सपने केवल एक भ्रम है, और उसे खुद से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वो शायद इसी कोठरी में मर जाएगा। उसके गालों पर आंसू बहने लगते हैं जैसे ही वो दीवार के सहारे लुढ़क जाता है। चींटियों की भरमार उसकी कोठरी में भर जाती है, और वो कहता है कि वो ये आवाज हर बार सुनता है जब उस पर प्रयोग किया जाता है। उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची, और शायद मर जाना ही बेहतर होगा। हम एक और आवाज सुनते हैं जो उससे पूछती है कि क्या यह सच में वही है जो वो सोचता है। You want a mind time? कहती है कि यह मुमकिन नहीं है कि वो वाकई ऐसा महसूस करता हो, कम से कम अभी नहीं। यह आवाज चींटी की होती है जो उससे कहती है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी जिंदा है। बदले और जिंदा रहने के लिए उसे यह सब सहना होगा। हर बार जब वे सोचते हैं कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, वो थोड़ा थोड़ा करके फिर से जन्म लेगा और उसे दोबारा कभी पैरों तले रौंदा नहीं जाएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे वो महान शक्ति को प्राप्त कर सकता है। वो अंततः अपनी सीमाओं को पार कर जाएगा, और ये कोई इच्छा नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। वरदान सहमत होता है और अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो चांदनी की ओर देखता है, उसे आशा महसूस होती है। वो कहता है कि आत्मदया का यह चक्र लगभग हर दिन होता है और पिछले 7 वर्षों से हो रहा है। लेकिन यह कुछ ऐसा है जिससे वो अब तक अभ्यस्त हो चुका है, ताकि वो उस हथियार को तैयार कर सके जो वो अपने सिद्धांत में नहीं समझ पाया था। और केवल एक बुद्धिमान दिमाग होना बड़ी शक्ति के सामने पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे बस अपनी किस्मत को चुनौती देनी है।
वो अपने सिद्धांत की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करेगा और अपने शरीर को फिर से बनाने की एक नई विधि पूरी करेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। और वो इसका नाम रखेगा स्वर्ग को चुनौती देने का सिद्धांत। वो अपने पूरे कमरे को आधार बनाकर किसी प्रकार का मैजिक सर्कल पूरा कर चुका है। उसके हाथ चमकने लगते हैं और वो कहता है कि वो कल अपनी सीमाओं को तोड़ देगा। हमें पता चलता है कि स्वर्ग को चुनौती देने का सिद्धांत उसे अपने शरीर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगा, और यह केवल तब पूरा हुआ जब उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। अब उसके पास केवल यह सिद्धांत साबित करना बाकी है, और उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए जो उसे केवल एक बार म्याजिक कास्ट करने दे, चाहे उसके बिना म्याजिक वाले शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस प्रक्रिया में कल सुबह वो अपनी आजादी वापस हासिल करेगा, चाहे इसका मतलब मृत्यु ही क्यों ना हो। लंबी रात बीत चुकी थी और अंततः वो दिन आ गया जब उसने अपनी योजना को अंजाम देना था। वे उसकी कोठरी का दरवाजा खोलते हैं और कहते